हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का जो नाम है वो है वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर एक पहला ऐसा बंदा था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में थरो नॉलेज दिया। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मूलेशन के कैसे उसके फॉर्मूले बनेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब चीज़ के बारे में बताने वाले जो थे दैट वाज वर्नर। तो वर्नर का एक प्रैक्टिकल बेसिस जो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेटेड, यानी जिससे उसको पता चला कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, और उसके बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने उनके कुछ पोस्टुलेट्स तैयार किए। अब बेसिकली ऐसा हुआ कि वर्नर जो थे, वर्नर started analyzing some compound like cobalt amines। कोबाल्ट अमाइंस नाम के कुछ कंपाउंड्स उन्होंने उनका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करना चालू किया। ये जो कोबाल्ट अमाइंस है उनके जो फार्मूले कुछ इस तरीके से रहेंगे, COCl3.6NH3। ये एक पहला कंपाउंड उन्होंने एनालिसिस किया। सेकेंड जो कंपाउंड उन्होंने एनालिसिस किया दैट वाज COCl3.5NH3। फिर जो थर्ड कंपाउंड उन्होंने एनालिसिस किया दैट वाज COCl3.4NH3। एंड लास्ट टाइप का जो कंपाउंड उन्होंने एनालिसिस किया दैट वाज COCl3.3NH3। 3NH3। ये चार कंपाउंड्स की स्टडी जो थी वो वर्नर ने की, और ये जो कंपाउंड्स जिनकी उन्होंने स्टडी की है that were these compounds were called cobalt amines। He considered 4 different type of compounds made up of cobalt and amine यानी अमोनिया, और ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को कोबाल्ट अमाइंस बोला गया। अब उनकी स्टडी का आधार क्या था, उनकी स्टडी का बेसिस क्या था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, एक जनरल पॉइंट, COCl3.6NH3, ठीक है, कोबाल्ट अमाइन। आप कोई भी कोबाल्ट अमाइन देख लो, ये कोबाल्ट अमाइन में आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, और दूसरा जो प्रेजेंट है दैट इज NH3 अमोनिया जो कि बेस है। अब बेसिकली अगर सपोज COCl3.6NH3 या कोई भी ऐसे टाइप का कंपाउंड जिसमें Cl और NH3 हो, आपको अगर ये डिटेक्ट करना है, अब बेसिकली कोई भी कंपाउंड में कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, ये चीज़ डिटेक्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। जैसे कि इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट प्रेजेंस ऑफ Cl इन एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में Cl अगर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड में Cl का जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट किया जाता है बाय रिएक्टिंग अ कंपाउंड विथ AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हमारा जो भी कंपाउंड है जिसमें ऐसा डाउट है हमें कि जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है, उस कंपाउंड की रिएक्शन आपको सिल्वर नाइट्रेट के साथ करनी होती है। जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो दिया गया कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करेंगे, और अगर उस कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का। यू विल गेट अ प्रेसिपिटेट ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितने मोल्स क्लोरीन आपके दिए गए कंपाउंड में है। सपोज मैं आपको एक कंपाउंड X दे दूँ और आपको पूछूं कि इस कंपाउंड में कितने क्लोरीन एटम है। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि इस कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके दिए गए कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं, तो आप उसको किसके साथ रिएक्ट करवा दो, AgNO3 के साथ। व्हेन यू विल बी रिएक्टिंग योर कंपाउंड विथ AgNO3, तो आपको जो कंपाउंड फॉर्म होता दिखेगा दैट विल बी AgCl आपको फॉर्म होता दिखेगा, सिल्वर क्लोराइड। अब अगर सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो गया तो दैट विल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन योर कंपाउंड। आपके दिए गए कंपाउंड में क्लोरीन है, ये चीज़ कंफर्म हो जाती है अगर AgCl फॉर्म होता है। अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सबको याद रखना है वो ये कि अगर सपोज आपके दिए गए कंपाउंड में एक क्लोरीन है तो यू विल गेट 1 टाइम ऑफ AgCl, यू विल गेट 1 AgCl। अगर सपोज आपके दिए गए कंपाउंड में 2 क्लोरीन एटम है तो यू विल गेट 2 मोल्स ऑफ AgCl,
सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल मिलेंगे। तो अगर सपोज कंपाउंड में क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो दैट कैन बी डिटेक्टेड इफ योर कंपाउंड रिएक्ट्स विद AgNO3 एंड फॉर्म्स प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। सेकेंड पॉइंट ये, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, depending upon the number of moles of AgCl form, depending upon the number of moles of AgCl form, AgCl के नंबर ऑफ मोल्स कितने फॉर्म होते हैं, ये चीज के बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट आर फॉर्म्ड ऑफ AgCl, ऑन दिस पर्टिकुलर बेसिस यू कैन डिटरमाइन, आप ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके दिए गए कंपाउंड में कितने क्लोरीन है। सपोज आपका 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होता है तो इसका मतलब ये आपका जो कंपाउंड तो उसमें 1 क्लोरीन है। इफ योर कंपाउंड प्रेसिपिटेट्स 2 AgCl मोल्स, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपका जो कंपाउंड है X, उसमें एक्चुअल में कितने 2 मोल यानी 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट है। अगर सपोज 3 मोल आपके क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो इसका मतलब दिए गए कंपाउंड में 3 क्लोरीन एटम्स है। ठीक है, ये 3 मोल क्लोरीन के एटम्स है, इतना पॉइंट ध्यान रखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म विल इनडायरेक्टली कन्फर्म, या फिर डायरेक्टली कन्फर्म बोल सकते हैं, विल डायरेक्टली कन्फर्म द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम दैट आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर सपोज आपको NH3 डिटेक्ट करना है किसी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड इज गिवन टू यू, और आपको ये बोला जाए कि इसमें कितने मोल्स NH3 के, वो चीज़ काउंट करो। तो हाउ डू वी काउंट? सबसे पहले NH3 जो बेस है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ। NH3 इज बेस एंड इट रिएक्ट्स विद HCl। नॉर्मल कंडीशन में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है और आपको जो कंपाउंड मिलता है दैट इज NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नाम का आपको कंपाउंड मिलता है। The compound you obtain is ammonium chloride, that is NH4Cl। ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट ध्यान रखो। अगर सपोज आपके पास में अगर सपोज एक कंपाउंड है जिसमें अमोनिया प्रेजेंट है, यू हैव अ कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड हैज प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, सपोज उस पर अमोनिया प्रेजेंट है। अगर आपके दिए गए कंपाउंड में अमोनिया अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली HCl के साथ में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो इफ योर कंपाउंड इज फ्री अमोनिया, तो ये फ्री अमोनिया HCl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl कंपलसरी देता है। तो दिए गए कंपाउंड की रिएक्शन अगर आपके HCl के साथ हो जाती है तो इसका मतलब अमोनिया आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब वर्नर ने क्या किया, वर्नर ने 2 केमिकल टेस्ट करवाए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ से जो पॉइंट आपको देखना है और ये जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स है वो पहले आपके सामने रखता, वो रिजल्ट समझने के बाद में आपको वर्नर की थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, उसके जो पोस्टुलेट्स है, उसके पोस्टुलेट्स जो ये प्रैक्टिकल एनालिसिस है उसके थ्योरी के बेसिस पे है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले उन्होंने क्या किए, COCl3.6NH3, ये जो हमारा कंपाउंड है कोबाल्ट अमाइन, इसकी रिएक्शन उन्होंने करवाए विथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जब उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट ऐड करे, इन एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट उन्होंने ऐड कर दिया, एक्सेस, ताकि मोल्स कम नहीं पड़ना। उन्होंने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाले इन कोबाल्ट अमाइन, कौन से वाले, COCl3.6NH3 के अंदर, इसके साथ मिक्स किया। जब उन्होंने COCl3.6NH3 के साथ AgNO3 रिएक्ट करवाने की कोशिश की तो उनको 3 मोल AgCl के मिले। कितने मोल मिले? 3 मोल AgCl के। 3 मोल AgCl के जब उनको मिले तो उनको ये कन्फर्म हुआ कि आपका जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड में 3 क्लोरीन आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब ये अभी दूसरे के साथ रिएक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो AgNO3 के साथ में रिएक्शन के बाद में 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हुए इस कंपाउंड से, कोबाल्ट अमाइन में से। और जब 3 मोल प्रेसिपिटेट हुए तो उनको ये लगा या उनको ये कंफर्म हो गया कि आपका जो Cl है ये फ्री फॉर्म में है, मतलब ये क्लोरीन, इसको यानी क्लोरीन जो है ये कोबाल्ट के साथ में अटैच्ड है, बट अगर कोई दूसरा कंपाउंड आता है तो ये क्लोरीन उसको कोबाल्ट को छोड़ के किसी दूसरे के साथ में डेफिनेटली रिएक्ट करेगा।
3 क्लोरीन जो थे, 3 क्लोरीन आयोनाइज हो गए, 3 मोल हमारे AgCl के बन गए। अब उन्होंने क्या किया, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाई NH3 के साथ। एक्सपेक्टेड ये था, सॉरी NH3 नहीं, आई एम सो सॉरी, इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाएगी HCl के साथ। एक्सपेक्टेड ये था कि आपका HCl जो है ये है एसिड, और ये भी ऑब्वियसली एक्सेस में लिया गया ताकि ये इसकी क्वांटिटी कम ना पड़े। उन्होंने जब एक्सेस ऑफ HCl कोबाल्ट अमाइन के साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश की तो आइडियली NH3 रहने की वजह से HCl की रिएक्शन NH3 के साथ होनी चाहिए थी टू फॉर्म NH4Cl। HCl और NH3 दोनों की अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा दैट इज अमोनियम क्लोराइड। और एक्सपेक्टेड उनको यही था कि हमारा HCl NH3 के साथ में रिएक्ट करेगा और कितने मोल, 6 मोल्स अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। बट उन्होंने जब ये रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन करवाने के बाद में उनको ऐसा दिखा कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना और इनकी रिएक्शन हुई नहीं। क्या उनके दिमाग में, उनको सामने क्या दिखाई दिया रिजल्ट में कि एक्सेस ऑफ HCl इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट हो ही नहीं रहा। तो वो थोड़े आश्चर्य हो गए, आश्चर्यचकित बोल सकते हैं कि उनको थोड़ा एक डाउट आया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अमोनिया रहने के बाद में HCl आप अगर सामने ला रहे, एसिड और बेस जो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन होनी ही चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किए, उनको ये लगा कि शायद उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो शायद उसमें कुछ गलत हो गया होगा। तो उन्होंने क्या किया, दूसरा कोबाल्ट अमाइन लिए और सेम प्रोसीजर दूसरे कोबाल्ट अमाइन के साथ उन्होंने रिएक्ट करवाने, यानी सेम प्रोसीजर रिपीट किए। अब सेकेंड वाली कहानी है, क्या ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेस है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब नेक्स्ट वाला जो कोबाल्ट अमाइन अवेलेबल था और नेक्स्ट वाला कोबाल्ट अमाइन उन्होंने लिए, और ये कोबाल्ट अमाइन का जो फार्मूला है COCl3.5NH3। अब उन्होंने सबसे पहले वही किए, सबसे पहले उन्होंने रिपीट किए प्रोसीजर, तो उसमें उन्होंने AgNO3 ऐड करे, क्या ऐड किए, AgNO3। अब AgNO3 एक्सेस में ऐड किया गया था ताकि जितने भी क्लोरीन है सबके सब रिएक्ट हो जाए। क्या हो जाए, जितने भी क्लोरीन है सबके सब रिएक्ट हो जाए और AgCl फॉर्म हो जाए। अब जब उन्होंने AgNO3 एक्सेस में लेके इसके साथ रिएक्ट करवाने की कोशिश की तो उनको AgCl बाई प्रोडक्ट मिला। क्या बाई प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन हुई कोबाल्ट अमाइन की AgNO3 के साथ और उनको AgCl मिला। AgCl के उनको 2 मोल मिले। कितने मोल मिले, 2 मोल। पहले मिले थे 3 मोल, 3 क्लोरीन थे तो 3 मोल मिले थे। अब उन्होंने एक्सेस ऑफ AgNO3 लिया तो कोबाल्ट अमाइन बदलने के बाद उनको 2 मोल AgCl मिले। तो अब और हैरान हो गए कि इसमें क्लोरीन 3 थे तो 3 मोल AgCl के फॉर्म होने चाहिए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो उनको थोड़ा और डाउट बढ़ा। अब उन्होंने क्या किया फिर, और उनका खुद का एक्सपेरिमेंट जो है वो कंटिन्यू किए। उन्होंने फिर HCl रिएक्ट करने की कोशिश करे। HCl रिएक्ट करने के बाद में जब ये कंपाउंड को HCl के साथ रिएक्ट किया गया तो अब ये सोच रहे थे कि भाई शायद पहले रिएक्शन में गलती हो गई होंगी, तो अब HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। बट HCl और अमोनिया की रिएक्शन हुई नहीं, और इस रिएक्शन में भी आपको कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं दिया, मतलब वर्नर को कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं दिया। तो उनका जो डाउट था वो थोड़ा थोड़ा एक पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म की तरफ बढ़ना चालू हो गया। फिर उन्होंने क्या किए, उन्होंने ये सोचे कि ये जो चीज़ हो रही ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई ना कोई कंसेप्ट ज़रूर होगा, ऐसा उन्होंने सोचना चालू किया। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जो पॉइंट उन्होंने किए, उन्होंने COCl3.4NH3 लिए और एक टाइप के, 2 टाइप के और कोबाल्ट अमाइन थे उनके पास। उन्होंने क्या किए, पूरे कोबाल्ट अमाइंस को रिएक्ट करवा दिए। नेक्स्ट जो उन्होंने कोबाल्ट अमाइन लिए, नेक्स्ट कोबाल्ट अमाइन लेने के बाद में अब एक्सपेक्टेड क्या था और रिजल्ट क्या आया देखो। देन ही कंसिडर्ड नेक्स्ट कोबाल्ट अमाइन COCl3.4NH3। अब उन्होंने सबसे पहले रिएक्शन करवाए AgNO3 की, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और एक्सेस में AgNO3 लिया गया
ताकि जितने भी क्लोरीन है सबके सब रिएक्ट हो जाए। बट उनको ये मालूम पड़ा कि ये रिएक्शन में सिर्फ एक ही मोल AgCl फॉर्म हुआ, एक ही मोल AgCl फॉर्म हुआ। एक मोल AgCl फॉर्म हुआ तो उनको जो दिमाग में प्रोसेस चालू हो गया था, उनको एक साइंटिफिक टर्म समझ में आ गया था। वो साइंटिफिक टर्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। COCl3.4NH3 इसकी रिएक्शन फिर उन्होंने HCl के साथ में करे और उनको यकीन हो गया कि रिएक्शन नहीं होगी, और वहाँ पे दिखा उनको कि कोई रिएक्शन नहीं हो रही। लास्ट टाइप का उन्होंने कोबाल्ट अमाइन लिए। कोबाल्ट अमाइन उन्होंने लिए लास्ट टाइप का, फोर्थ, COCl3.3 टाइम्स ऑफ NH3, COCl3.3 टाइम्स ऑफ NH3। अब जब उन्होंने COCl3.3 टाइम्स ऑफ NH3 की रिएक्शन करवाए, किसके साथ में, AgNO3 के साथ, तो एक्सपेक्टेड क्या था, 3 क्लोरीन है तो तीनों के तीनों क्लोरीन रिएक्ट होने चाहिए। बट जैसे जैसे कंपाउंड बदलते जा रहे थे तो वैसे वैसे AgCl के प्रेसिपिटेशन भी कम होते जा रहे थे। तो ये रिएक्शन में ये जब ये प्रोसेस हुआ तो AgNO3 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हुई और HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, HCl के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। तब उनको एक लॉजिक क्लिक हुआ, और वो जो लॉजिक है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी उनका जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 4 बार किए। पहला जो कंपाउंड था COCl3.6NH3, सेकेंड था COCl3.5NH3, थर्ड था COCl3.4NH3 और फोर्थ COCl3.3NH3। ये 4 टाइप के कंपाउंड्स लेने के बाद में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंक्लूजन पे आए, और उनका कंक्लूजन ऐसा था, ठीक है। उनका जो कंक्लूजन है वो अब ध्यान से सुनो। उनका जो कंक्लूजन आया वो ये कि कोबाल्ट अमाइन जो नाम का कंपाउंड है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। उनका क्या मानना आया कि जो कोबाल्ट अमाइन नाम का कंपाउंड है ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को, ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स है जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते और जो हर एक रिएक्शन नहीं देते, जो एक्चुअल में जो रिएक्शन उन्होंने देनी चाहिए रेडिकल्स ने, वो जो रिएक्शन नहीं देते, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को उन्होंने बोला कि दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन उन्होंने बोल दिया कि जो कोबाल्ट अमाइन है ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चलो नाम दे दिए, सब समझ में आ गया कि बाबा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट उसका बेसिस ऐसा क्या था कि अलग अलग मोल्स क्यों फॉर्म हो रहे थे, उनका भी उन्होंने कंसेप्ट समझाए, और उस कंसेप्ट को बोला जाता है पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। अब जो वर्नर है, वर्नर के हिसाब से COCl3, हम पहला जो कंपाउंड है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज से डिस्कस करेंगे, पहला कोबाल्ट अमाइन। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो सेंट्रल मेटल होता है, ये सेंट्रल मेटल 2 टाइप के वैलेंसीज को अटैच होता है। जनरली कोई भी एलिमेंट एक टाइप की वैलेंसी को अटैच रहता, बट वर्नर के हिसाब से जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसमें का जो सेंट्रल मेटल होता है, अकॉर्डिंग टू वर्नर, द सेंट्रल मेटल और द मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अटैच टू 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। पहली जो टाइप की वैलेंसी है उसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो टाइप की वैलेंसी है उसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसको ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वैलेंसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये, COCl3.6NH3 कोबाल्ट अमाइन है। वर्नर ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उनके बेसिस पे उन्होंने क्या बोल दिए कि ये जो कंपाउंड है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा एक सेंट्रल मेटल होता है, और ये सेंट्रल मेटल 2 टाइप के वैलेंसीज को अटैच होता है। पहली जो टाइप की वैलेंसी उसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी जो वैलेंसी उसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, वर्नर के हिसाब से ये जो है इट इज
आयोनाइजेबल वैलेंसी, इट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। मतलब क्या, व्हाट इज आयोनाइजेबल वैलेंसी? वर्नर के हिसाब से अगर सपोज कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसमें दो टाइप की वैलेंसी रहेंगी, और ये वैलेंसी में से एक टाइप की वैलेंसी, एक प्रकार की वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी होगी, और ये जो प्राइमरी वैलेंसी है आयोनाइजेबल रहेगी। आयोनाइजेबल मतलब कि आपकी ये जो वैलेंसी है ये सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है, बट ये वीकली अटैच्ड है। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगी। आपका जो सेंट्रल मेटल है ये मेटल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, फ्रॉम अ मेटल एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी विल बी देयर। और आपका जो मेटल है और जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू वर्नर आपके जो सेंट्रल मेटल है और जो एक टाइप के कंपाउंड है जो आयोनाइज हो जा रहे हैं, मतलब अगर वो कंपाउंड को किसी कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे, जैसे पहले एक्सपेरिमेंट में COCl3.6 NH3 में से 3 मोल AgCl की हमारे को प्रेसिपिटेट मिले थे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl वर ऑब्टेन्ड? 3 मोल्स। इसका मतलब आपका ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में, इन दिस कंपाउंड देयर आर 3 प्राइमरी वैलेंसीज, और ये प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल है। मतलब ये जो वैलेंसी है ये किसी कंपाउंड को अगर आपने इसके साथ रिएक्ट करा है तो वो वैलेंसी रिएक्ट करेगी, और वो जो वैलेंसी है आपके सेंट्रल एटम को छोड़ के चले जाएगी। ये था वर्नर का फर्स्ट पोस्टुलेट। वर्नर के हिसाब से सेकेंड पोस्टुलेट, वर्नर के हिसाब से एनी एलिमेंट इज अटैच्ड टू 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, एंड दिस वैलेंसी अगर देखें, आयोनाइजेबल मतलब ये आपके सेंट्रल कंपाउंड को छोड़ के जा सकता है। सेकेंड चीज कि आपका जो सेंट्रल मेटल है और जो वैलेंसी, इनके बीच में एक फोर्स रहेगा, और वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब HCl की रिएक्शन करवाएगी कोबाल्ट अमाइन के साथ तो कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब आपका अमोनिया, कोई भी बाहर से कंपाउंड आ जाए, वो कोबाल्ट को छोड़ नहीं रहा। या आप ऐसा बोल सकते उल्टे तरीके से कि आपका जो कोबाल्ट है ये 6 के 6 अमोनिया को बांध के रख रहा, पकड़ के रख रहा, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ये आपके कंपाउंड को यानी अमोनिया को छोड़ नहीं रहा। वर्नर के हिसाब से ऐसे जो टाइप के वैलेंसी है उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी या ऑक्सिलरी वैलेंसी, या फिर इसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलेंगे। नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी? एक ऐसी वैलेंसी जो परमानेंटली सेंट्रल मेटल को अटैच हो जाएगी। सेंट्रल मेटल आपके वो कंपाउंड को पकड़ के रख लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। मतलब ऐसा अपन बोल सकते हैं, फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। कोबाल्ट बोलता पकड़े रहना, अमोनिया बोलता छोड़ना नहीं। कोबाल्ट बोलता पकड़े रहना, अमोनिया बोलता छोड़ना नहीं। तो कोबाल्ट अमोनिया को नहीं छोड़ेगा, और अमोनिया भी कोबाल्ट को छोड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइप की जो वैलेंसी है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की कोशिश करो। पहले 2 पोस्टुलेट, कोबाल्ट अमाइन COCl3.6 NH3। कोबाल्ट अमाइन को अगर आप कोई भी उन्होंने बोले कि ऐसे जो टाइप के कंपाउंड है जो रिएक्शंस जो है अलग अलग टाइप से बता रहे हैं, तो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड है यानी जो कोबाल्ट अमाइन है, दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या स्टेट किए? उनके हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है, इट इज अटैच्ड टू 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मतलब एक सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल 2 टाइप के वैलेंसीज को अटैच्ड है, एक नज़दीक एक दूर। ठीक है, दूर वाला जो है वो प्राइमरी, नज़दीक वाला जो है सेकेंडरी। नज़दीक वाले को मेटल ने जोर से पकड़ के रखा है और दूर वाले को आराम से पकड़ के रखा है। अगर सपोज ऐसा होता है कि आपके कंपाउंड के साथ अगर सपोज कोई आके रिएक्ट करने की कोशिश करता है तो एलिमेंट प्राइमरी वैलेंसी को छोड़ देगा बट सेकेंडरी को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी जो कि आयोनाइजेबल और सेकेंडरी जो कि नॉन आयोनाइजेबल। अब
ये था उनका पहला और दूसरा पॉस्टुलेट। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट के रिलेटेड। अब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अभी हमारे 4 कंपाउंड थे, 4 कोबाल्ट अमाइन। अब ये 4 कोबाल्ट अमाइन के एक रिएक्शन के आधार पे एक और एक पॉस्टुलेट तैयार होता है। COCl3.5NH3, second COCl3.4NH3, this was third cobalt amine, and COCl3.3NH3, this was your fourth cobalt amine। जब कोबाल्ट अमाइंस की रिएक्शन करवाई गई AgNO3 के साथ, तो पहले वाले केस में मिले 3 मोल ऑफ AgCl, दूसरे वाले में 2 मोल्स ऑफ AgCl, तीसरे वाले में 1 मोल AgCl और चौथे में 0 AgCl। जब उन्होंने ये कंपाउंड्स का लॉजिक देखा, मतलब ये कंपाउंड्स को गौर से उन्होंने देखे, और गौर से देखने के बाद में उनको एक लॉजिक क्लियर हुआ। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? आप अगर देखेंगे ये पर्टिकुलर केस में, फोर्थ केस में, कोबाल्ट अभी 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया को अटैच्ड है, और सामने AgCl, AgNO3 भी आ जाए। इफ़ यू ब्रिंग AgNO3 और इवन इफ यू ब्रिंग HCl, कोई भी आप सामने ला लो, इनमें से कोई भी आयोनाइज नहीं हो रहा। पहले वाले केस में तो Cl आयोनाइज हो जा रहा था, बट ये वाले केस में आयोनाइज नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे 3 Cl और 3 NH3 है, आप कोई भी कंपाउंड सामने ला लो फिर भी आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। फिर ये वाला केस एनालिसिस करेंगे हम। इसमें टोटल जो वैलेंसीज है प्राइमरी और सेकेंडरी मिला के, Cl कितने 3, अमोनिया कितने 4। ठीक है, अब इसमें आप अगर सपोज NH3 ला रहे, यानी NH3 के सामने HCl ला रहे, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही। बट अगर आप AgNO3 ला रहे तो क्या हो रहा, 1 मोल AgCl फॉर्म हो रहा। फिर उसके बाद में फिर उनका एक सोचने वाला लॉजिक, आपको लॉजिक क्लिक होना चाहिए। टोटल है 3 और 5 8 टाइप के वैलेंसीज अटैच है सेंट्रल मेटल को, और अगर सपोज आपने AgNO3 लगाए तो इसमें से 2 निकल जा रहे हैं। ये कंपाउंड में 3 और 6 दैट इज 9 टाइप के इस पे वैलेंसीज है, और आप इसकी रिएक्शन जब करवा रहे तो 3 मोल AgCl के निकल जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे नोट हुआ वो ये कि जो वर्नर के हिसाब से जो आपका सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। क्या फिक्स्ड होती है? सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, पहले कोबाल्ट के पास में टोटल वैलेंसीज थे 9। ठीक है, उसको कोई आया कंपाउंड बाहर से और उसको 3 वैलेंसीज मांग लिया तो उसने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में सेकेंड कंपाउंड में कोबाल्ट के पास थे 8 वैलेंसीज, उसको सामने से एक कंपाउंड दिखा और वो कंपाउंड आया, कंपाउंड ने Cl मांगा, उसने दे दिया। कितने दिया? 2। सामने वाला अगर 3 मांग रहा ना तो ये देगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो कोबाल्ट है, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, ये 6 एटम्स को बांध के रख रहा है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो कोबाल्ट है उसको मिनिमम 6 जो एटम्स है ये कंपलसरी अटैच रहेंगे ही। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व इन दिस केस COCl3 4NH3, इसमें 3 और 4 7, सामने से AgNO3 आया, बोला कि मुझे क्लोरीन चाहिए, तो 1 क्लोरीन कोबाल्ट ने दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी 6 की, उससे ज़्यादा अगर है तो तू लेके जा। ऐसा किसका बोलना है? कोबाल्ट का। तो वर्नर के ये रीडिंग पे से उन्होंने ऐसा पॉइंट बोला कि कोई भी अगर सपोज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी अगर सपोज आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड रहेगी। मतलब अगर सपोज आपका कोई एलिमेंट है कोबाल्ट जैसे कि, और आपको पूछा जाए कि कोबाल्ट कितने कंपाउंड्स बनाएगा, तो यानी कोबाल्ट की कितनी सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज फिक्स्ड है। क्या? कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 जो रहेंगी दैट विल बी फिक्स्ड। मतलब टोटल जितने भी आपके वैलेंसीज अवेलेबल है, इन वैलेंसीज में से कोबाल्ट जो है इट इज गोइंग टू रिटेन 6 वैलेंसी, बाकी के सब प्राइमरी वैलेंसी हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, एनी एलिमेंट हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, ये दिए जा सकती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, ये कभी दिए नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में कोई भी एलिमेंट जो है, एनी एलिमेंट हैव
fixed amount of, any element have fixed amount of secondary valency। मतलब अगर सपोज मैं कोबाल्ट हूँ तो मेरी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड रहेंगी, मेरी सेकेंडरी वैलेंसी सपोज 6। अगर मेरे पास में 6 से ज़्यादा एटम्स है, अगर मेरे पास में 6 से ज़्यादा एटम्स है, अभी मैं इनको एटम्स बोल रहा, आगे लिगेंड्स बोलूँगा। अगर मेरे पास में 6 से ज़्यादा एटम्स वगैरह है और अगर कोई मुझे मांगता है तो मैं बिल्कुल उसको डोनेट कर दूंगा, बट 6 मेरे पास मिनिमम होने चाहिए। तो कोबाल्ट जो है मिनिमम वैलेंसी जो रखता है वो कितनी रखता है? सेकेंडरी वैलेंसी 6 इज द मिनिमम वैलेंसी दैट इज एसोसिएटेड विथ कोबाल्ट। इससे ज़्यादा जो भी आयन्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनका आयोनाइजेशन हो सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो। तो उसके बाद का जो पॉइंट, अब आपके जो कोबाल्ट अमाइंस है यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक पर्टिकुलर शेप है और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। वर्नर थ्योरी के हिसाब से सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज ऑक्सिलरी वैलेंसी आर क्लोजर टू सेंट्रल मेटल एंड दे आर डायरेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आपके जो सेकेंडरी वैलेंसी है इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और डायरेक्शन है इसीलिए इसमें शेप है। तो वर्नर के हिसाब से सेकेंडरी वैलेंसीज रिजल्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और शेप टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो शेप किस वजह से होता है? प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी? तो बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, ये कभी सेंट्रल मेटल को छोड़ के जाने वाली नहीं है। इसके लिए शेप या फिर स्ट्रक्चर या फिर डायमेंशंस आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज के वजह से होंगे। ये किसका बोलना था? वर्नर का। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, आइसोमेरिज्म जो है, अगर किसी कंपाउंड में शेप है, ठीक है, शेप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमर्स बनाते हैं। तो ये जो आइसोमर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं वो भी किस वजह से? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। अकॉर्डिंग टू वर्नर प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी आर फिक्स्ड, हर एक एलिमेंट की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, जैसे कि प्लेटिनम का 4, कोबाल्ट का 6। अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज है इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इनको पर्टिकुलर शेप है। फिर उसके बाद इनके पर्टिकुलर डायमेंशन और शेप रहने के वजह से, इनको पर्टिकुलर डायमेंशन और शेप रहने की वजह से, डायरेक्शन रहने की वजह से दे शो आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ओनली बिकॉज ऑफ कौन सा? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। अब प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, इसके लिए वो दूर है। अब ये जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, क्वेश्चन जनरली आता कि व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। अब अगर सपोज आपको ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में, द सेंट्रल एलिमेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज ऑक्सीडेशन नंबर +2, व्हाट इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी? तो याद रखो, आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो चार्ज है, उस पे उसका जो चार्ज है या उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी वैलेंसी। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ वर्नर थ्योरी के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो आयरन के पास कितनी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी? तो प्राइमरी वैलेंसी रहेंगी 3। सपोज प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो हाउ मेनी प्राइमरी वैलेंसी इज देयर? तो हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी विल बी 2। जो ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। इतना बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखो, द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी वर्नर के हिसाब से द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज that are attached to central metal is called coordination number, coordination number। आपके जितने भी सेकेंडरी वैलेंसीज सेंट्रल मेटल को अटैच्ड है, उन सेकेंडरी वैलेंसीज को कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो है ये बेसिक पोस्टुलेट है कौन से थ्योरी के, वर्नर थ्योरी के। वर्नर थ्योरी के हिसाब से आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दो टाइप के स्पीयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू स्पीयर्स। दो स्पीयर्स में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब ये दो स्पीयर्स कौन से रहेंगे? सबसे पहली चीज, ये जो आपका दिस इज योर सेंट्रल मेटल M, आपके मेटल के नजदीक का जो स्पीयर है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्पीयर। कौन सा स्पीयर? कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज प्रेजेंट होती है। द स्पीयर विच इज क्लोजर टू द सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पीयर। और इस स्पीयर में कौन सी वैलेंसी होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। इसके लिए आपका सेंट्रल मेटल इसको बांध के रखता है। और ये जो बाहर का स्पीयर है इसको हम बोलेंगे इट विल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। और ये स्पीयर को बोला जाएगा, दिस स्पीयर विल बी कॉल्ड एज, ये जो स्पीयर है इसको बोला जाएगा आयोनाइजेबल स्पीयर। तो अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, सेंट्रल मेटल के आजू बाजू दो टाइप के स्पीयर्स होते हैं। पहला सेकेंडरी स्पीयर अंदर का, और बाहर का जो है दैट इज प्राइमरी वैलेंसी वाला आयोनाइजेबल स्पीयर। जितने भी वैलेंसीज आपके हमारे आयोनाइजेबल स्पीयर में है वो आयोनाइज हो जाएंगे, और जो अंदर है जो मेटल के नजदीक है वो आयोनाइज नहीं होते अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। अब इम्पोर्टेंट चीज, वर्नर थ्योरी के बेसिस पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन स्पेरिकल फॉर्म में बताता, फिर उसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे COCl3 6NH3, ये जो COCl3 6NH3 है इसकी रिएक्शन जब AgCl के साथ होती है, सॉरी AgNO3 के साथ होती है, तो कितने मोल AgCl बनते? 3। जब 3 मोल AgCl बनेंगे तो इसका मतलब कितने क्लोरीन आयोनाइज हो गए? 3। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितने कोबाल्ट की? 3। इसलिए आपका जो आउटर स्पीयर है, ये आउटर स्पीयर में आपको 3 क्लोरीन निकालने हैं। कितने क्लोरीन? 3। और आपका जो इनर स्पीयर है, आपका HCl रिएक्ट कर रहा है कि अमोनिया के साथ? नहीं। आपका कोबाल्ट अमोनिया को छोड़ रहा है क्या? नहीं। तो आपके जो अमोनिया है NH3 मॉलिक्यूल्स, 6 के 6 NH3 मॉलिक्यूल्स आपके अंदर के इनर स्पीयर में प्रेजेंट रहेंगे। ये 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन इनर स्पीयर, अंदर के स्पीयर में जितने भी अमोनिया मॉलिक्यूल्स है वो कितने रहेंगे? 6। ये फिक्स्ड रहने वाले हैं। तो आपके जो सेकेंडरी वैलेंसी के जो अंदर का स्पीयर है इसमें मिनिमम 6 एटम्स प्रेजेंट रहने वाले। क्यों? कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। तो ये जो कंपाउंड है COCl3.6NH3, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, फॉर्मूला बेसिस ऐसा रहेगा उसका, CO NH3 टेकन 6 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर Cl3। एवरीथिंग दैट इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज नॉन आयोनाइजेबल। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा ये आयोनाइजेबल नहीं होगा। अपन बोलेंगे कि अमोनिया जो है इट इज सेकेंडरी वैलेंसी, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी? 6, और 3 क्लोरीन बाहर है। कितने क्लोरीन बाहर है यहाँ पे? 3। और ये जो है दिस विल बी कॉल्ड एज काउंटर, या फिर इसको हम सेकेंड चीज क्या बोल सकते हैं? इट विल बी प्राइमरी वैलेंसी। ये आयोनाइजेबल वैलेंसी रहेंगी। तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन आयोनाइजेबल फॉर्म में, इसको हम काउंटर बोलेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो चीज़ आपके आयोनाइज हो रही है, आयोनाइज होने वाली चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और जो चीज़ आयोनाइज नहीं होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेंगी। जितने भी फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कोबाल्ट अमाइंस के लिए द नंबर ऑफ एटम्स और लिगेंड्स और कंपाउंड्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विल बी फिक्स्ड, और उसकी वैल्यू रहेगी 6।
ठीक है, अब ये हो गया पहला वाला। अब सेकेंड वाला केस देखेंगे हम। सेकेंड वाला केस देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसकी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। अब आपका सेकेंड वाला जो कोबाल्ट अमाइन था, दैट वाज COCl3.5NH3। कौन सा कंपाउंड था आपका? COCl3.5NH3। ये सेंट्रल मेटल, उसके पास होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। अब सेंट्रल मेटल जो है आपका ये कोबाल्ट कितने एटम्स को पकड़ के रखेगा? 6। अमोनिया कितने हमारे पास कंपाउंड में? 5। तो NH3 हो गए 4, ये 5वां NH3। कोबाल्ट क्या बोलेगा कि अब अमोनिया तो पूरे हो गए, मेरी अभी तक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो क्या करेगा? 3 क्लोरीन में से एक को अंदर खींच लेगा, तो आजा मेरे पास। क्यों? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अब एक क्लोरीन अंदर जाने की वजह से सिर्फ 2 क्लोरीन आपके बाहर के स्फीयर में आते हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका फॉर्मूला CONH3 टेकन 5 टाइम्स Cl, ये चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगी, ये नॉन आयोनाइजेबल रहेगा। 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, टोटल इज इक्वल टू 6, और ये 6 के 6 कंपाउंड्स आपके किसके अंदर आएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और आपका जो क्लोरीन है कितना? 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर जाएगा। 2 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर जाता है, इसलिए आपके 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, टोटल वैलेंसी, टोटल एटम्स थे 8, कोबाल्ट को लगते हैं मिनिमम 6, इसके लिए 2 मोल AgCl के बाहर से प्रेसिपिटेट हो रहे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो दिस विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये फॉर्मूला, और ये रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ 2 सर्कल्स, इनर स्फीयर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, आउटर स्फीयर ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। और एक पॉइंट हमारा थर्ड वाला है COCl3.4NH3। अब COCl3.4NH3 का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? COCl3.4NH3, आप भी ट्राई करो, COCl3.4NH3। अब आपका कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल है, इसको लगती कितनी वैलेंसी? 6। तो अमोनिया ऑलरेडी है, अमोनिया को तो ये छोड़ता ही नहीं, NH3, दिस इज NH3, टोटल हो गए 4 NH3। अब इसको टोटल लगते 6, उसके पास क्लोरीन है 3, तो 2 क्लोरीन को वो अपने पास खींच लेगा, क्लोरीन। उसकी टोटल 6 वैलेंसी सेटिस्फाई होने के बाद फिर आपका 1 क्लोरीन बाहर रहेगा। हमेशा याद रखो, पहले प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, फिर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। जनरली बोलते टाइम पे, लिखते टाइम पे, पढ़ते टाइम पे आपको ऐसा मिलेगा, बट सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती, इतना पॉइंट ध्यान रखना है। आयोनाइज होते टाइम सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी पहले आयोनाइज हो जाती, सेकेंडरी वैलेंसी को धक्का भी नहीं लगता, सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल एलिमेंट के पास फिक्स्ड होती है। तो ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, CONH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2 ब्रैकेट के बाहर Cl। एक ही क्लोरीन मॉलिक्यूल इसमें से आयोनाइज होता है, इसलिए यू विल गेट 1 मोल ऑफ AgCl, एक ही मोल AgCl मिलता है इस कंपाउंड के साथ। और लास्ट वाले कंपाउंड में तो आपको एक भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके कंपाउंड में थे 3 अमोनिया और 3 क्लोरीन, तो आपका कंपाउंड ऐसा रहेगा, एंड नो AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। और आपका जो कंपाउंड है ये इधर प्राइमरी वैलेंसी एब्सेंट रहेगी, यानी आयोनाइजेबल जो वैलेंसी है आपकी, ये आयोनाइजेबल वैलेंसी या आयोनाइजेबल स्फीयर में कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये हमारा बेसिक रिलेटेड टू वर्नर थ्योरी, ठीक है। इसके आगे की जो थ्योरी रहेंगी, इसके आगे के जो पॉइंट्स रहेंगे, वो पूरे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक सब चीज़ें आपको समझ के रखनी है। टेक्स्ट बुक में बहुत चीज़ छोटी दी हुई है, बट क्वेश्चंस अच्छे मज़ेदार पूछे गए हैं, ठीक है। तो वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस आपको ये सब लॉजिक लगने वाले। जैसे कि सपोज आपको बोला गया कि अवर कंपाउंड इज COCl3.6NH3, when it is reacted with AgNO3 it gives 3 moles of AgCl, write the formula। तो फार्मूला आपका जो आएगा इट विल बी CONH3 टेकन 6 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर Cl3। तो जो मैंने प्रोसीजर जो लॉजिक बताया है, ये चीज़ आपको अप्लाई करते आनी चाहिए वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देन
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे के पॉइंट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।